नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सुमन टेक्निकल क्लासेज में। दोस्तों, जैसा कि हमारी जो टॉपिक चल रहा था वो रेजिस्टेंस के बारे में अर्थात प्रतिरोध के बारे में चल रहा था। कुछ स्टूडेंट्स जो है व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे हैं कि सर जो आपने PDF सेंड किए है उसकी आंसर की सेंड करो। मैं उन सभी स्टूडेंटों को बता देना चाहता हूं कि जो PDF है वो आप सभी को इस चैनल के ऊपर प्रत्येक क्वेश्चन को विस्तार से समझा करके फिर हल करवाया जाएगा। जल्द ही आपके सामने उस PDF का समाधान आ जाएगा। इसके अतिरिक्त कुछ स्टूडेंट्स जो है वो UPPCL का जो लिंक है वो ओपन नहीं हो रहा था, उसके लिए भी मैसेज कर रहे थे, तो उनको भी मैं बता देता हूं कि उसका लिंक है वो ओपन हो गया है, तो अब आप अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसके अतिरिक्त आपको जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रिशियन थ्योरी से संबंधित जो भी प्रॉब्लम है तो आप उस प्रॉब्लम को व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा इन नंबरों पे आप हल करवा सकते हैं। इन नंबरों पे आपको केवल व्हाट्सएप मैसेज करना है दोस्तों, और जो भी आपके प्रॉब्लम है वो आपको प्रॉब्लम का उसका समाधान मिल जाएगा। व्हाट्सएप मैसेज करना ओनली, इन पे कॉल नहीं करना है दोस्तों। इसके अतिरिक्त जो हमारी पिछले वाली क्लास थी वो प्रैक्टिकली अध्ययन के बारे में थी रेजिस्टेंस के अंदर, कि रेजिस्टेंस के बारे में जो भी डिटेल थी वो कंप्लीट हमने प्रैक्टिकल के द्वारा आपको बता दिया था। इसके अतिरिक्त दोस्तों आज जो रेजिस्टेंस का टॉपिक है हमारा वो है श्रेणी संयोजन और समानांतर संयोजन। इन दोनों के बारे में हम पढ़ेंगे विस्तार से कि श्रेणी संयोजन क्या होता है और समानांतर संयोजन क्या होता है। दोस्तों, श्रेणी का मतलब सीरीज या आपके पास में श्रृंखला होता है, और समानांतर का मतलब होता है पार्श्व या पैरेलल क्रम। दोस्तों, रेजिस्टेंस के श्रेणी और समानांतर के बारे में आपके जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उन सभी क्वेश्चनों के बारे में हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। मैं वादा तो नहीं कर सकता लेकिन इरादा मजबूत रख सकता हूं। मैं आपको बता देता हूं अभी कि श्रेणी और समानांतर में एक भी क्वेश्चन आपके बाहर से नहीं आएगा। कंप्लीट जो क्वेश्चन बनेंगे वो आपको मैं अभी यहाँ पे बता देता हूँ। तो चलो अभी हमारा क्रम लेके चल रहे हैं श्रेणी संयोजन। देखिए दोस्तों, श्रेणी संयोजन जो प्रतिरोध होता है इसके बारे में हम कंप्लीट डिटेल से पढ़ेंगे। यहाँ पे लिख लेते हैं हम श्रेणी संयोजन। दोस्तों, मैंने बता दिया था पहले आपको कि जो प्रतिरोध होता है उसका ग्राफिक चित्र बताया था मैंने आपको कि ये प्रतिरोध का ग्राफिक चित्र आपके पास में, ठीक है। प्रतिरोध के लिए ग्राफिक चित्र ये हो गया है दोस्तों। अब देखो इसकी डेफिनेशन है, एक डेफिनेशन तो आपको डायरेक्टली ये लेनी है, जैसा कि सभी प्रतिरोधों के असमान सिरे एक दूसरे से जोड़े जाते हैं। दोस्तों, ये इसकी डेफिनेशन है। अब देखिए मैंने बताया इसको हम नाम देते हैं A1 सिरा, इसको नाम देते हैं A2 सिरा, ठीक है दोस्तों। ये आपका एक नियत मान का रेजिस्टेंस है। अभी हम श्रेणी संयोजन का चित्र बनाते हैं कि श्रेणी संयोजन किस तरह से होता है। दोस्तों, आपके पास में ये अलग अलग मान के क्या है, अनेक प्रतिरोध रखे हुए हैं। जैसा कि इसको हम नाम देते हैं A1 है, इसको नाम देते हैं क्या, A2। इसी तरह से एक प्रतिरोध आपके पास में ये है, इस प्रतिरोध को इस सिरे को हम नाम देते हैं क्या, B1 या यही कर दो आप यहाँ पे A1 A2 इसको भी। इसके अतिरिक्त एक प्रतिरोध आपके पास में ये है, इसको भी क्या नाम देना आपको, A1 और A2, ठीक है दोस्तों। इस प्रतिरोध को मैं क्या कह रहा हूं, R1, इसको क्या कह रहा हूं, R2, और इसको क्या कह रहा हूं, R3। ये तीन प्रतिरोध है हमारे पास में, इनका मान क्या है, अलग अलग है, और हम इनको किस क्रम में जोड़ना चाहते हैं, श्रेणी संयोजन में सीरीज क्रम में जोड़ना चाहते हैं, इनको श्रृंखला में आबद्ध करना चाहते हैं। तो डेफिनेशन देखो, सभी प्रतिरोधों के असमान सिरे, जैसा कि ये आपके पास में R1 का पहला सिरा है, ये दूसरा है। यदि मान लीजिए मैं दूसरे से दूसरा जोड़ता हूं तो श्रेणी संयोजन नहीं बनेगा, तो क्या करना पड़ेगा, दूसरे से पहले को जोड़ना पड़ेगा। ये देखो दोस्तों यहाँ पे जुड़ गया है,
इसके अतिरिक्त असमान सिरे जोड़ने हैं, इसको मैं यहाँ पे जोड़ूंगा तो ये तो समान सिरे जुड़ गए हैं, लेकिन असमान सिरे जोड़ने हैं तो मैं इस सिरे को ला करके यहाँ पे जोड़ देता हूँ और हमारे पास में दो सिरे बच गए, एक तो ये बच गया है और एक ये बच गया है। इन दोनों से हम क्या दे सकते हैं यहाँ पे सप्लाई। दोस्तों एक तरीका तो ये है, देखो अभी हमारे पास में ये जो संयोजन बना है वो कौन सा संयोजन है, श्रृंखला संयोजन है। श्रृंखला संयोजन की डेफिनेशन यही है कि जितने भी प्रतिरोध है, एक नहीं 100 प्रतिरोध है, उन सभी के असमान सिरे एक दूसरे से जुड़ेंगे तो वह परिपथ कौन सा बनेगा, हमारे पास में श्रेणी संयोजन बनेगा। वह परिपथ सीरीज क्रम में रहेगा, वह परिपथ श्रृंखला में आबद्ध रहेगा। आगे देखिए दोस्तों, अब हमारे पास में ये अलग अलग मान के प्रतिरोध है, तो अभी हमारे पास में ये क्रम कौन सा बन गया है, सीरीज क्रम बन गया है। आपके दिमाग में क्वेश्चन चल रहा होगा कि यदि समान मान के सिरे, समान सिरे एक जगह जोड़ दे तो क्या होगा। दोस्तों एक बात जोड़ के देख लेते चलो, ये है हमारे पास में एक प्रतिरोध, दूसरा प्रतिरोध ये है, तीसरा प्रतिरोध ये है, इसके अंदर ये A1 हो गया, ये A2 हो गया है, ये आपके पास में A1 हो गया है, ये A2 हो गया है, ये A1 हो गया है और ये A2 हो गया है। इन सभी समान समान सिरों को एक जगह जोड़ते हैं तो दोस्तों परिपथ बन जाता हमारे पास में श्रेणी के ठीक विपरीत परिपथ बनेगा कौन सा, समानांतर, जिसको हम पार्श्व या पैरेलल क्रम कहते हैं। दिमाग का क्वेश्चन है आपका क्या हो गया है, कंफ्यूज दूर हो गया है। तो अब देखो असमान सिरे जोड़ेंगे तो वह परिपथ बनेगा श्रेणी क्रम में, और यदि समान समान सिरों को एक जगह जोड़ देते हैं तो परिपथ बनेगा कौन सा, समानांतर, जिसको पार्श्व या पैरेलल भी कहते हैं। चलो अभी हम केवल श्रेणी पे ही बात करते हैं। तो आगे देखिए दोस्तों, अभी श्रेणी परिपथ के बारे में डेफिनेशन के अनुसार आपको अब इसको दोबारा से संयोजित करना है कि श्रेणी परिपथ के अंदर प्रतिरोधों के असमान सिरे एक दूसरे से जुड़ते हैं। तो देखिए दोस्तों एक बार यहाँ पे जोड़ के बता देता हूं मैं पुनः। एक प्रतिरोध ये हो गया आपके पास में, एक प्रतिरोध ये हो गया है, एक प्रतिरोध ये हो गया है, और भी ले सकते हो दोस्तों, अनेक प्रतिरोध ले सकते हो। इसको मैंने नाम दे दिया है R1, इसको नाम दे दिया है R2, इसको नाम दे दिया है R3। अब देखो इसको नाम दे दिया है मैंने क्या, A1, इसको नाम दे दिया है A2, इसको नाम दे दिया है A1, इसको A2, A1 और A2। दोस्तों असमान सिरे जोड़ने हैं, A2 और A1 जुड़ गए एक जगह। दोस्तों असमान सिरे जुड़ रहे हैं, A2 और A1 जुड़ गए हैं। इसके बाद में A2 आ गया आपके पास में और इधर से A1 आ गया है। इन दोनों के माध्यम से हम क्या देंगे, इसको सप्लाई देंगे दोस्तों। क्या देंगे, इसको सप्लाई। ये लो जी, सप्लाई के लिए दोस्तों आप इसको AC भी दे सकते हो और DC भी दे सकते हो, अल्टरनेटिंग करंट भी दे सकते हैं और डायरेक्टली करंट भी दे सकते हैं, प्रत्यावर्ती धारा से भी जोड़ सकते हैं और डायरेक्टली धारा से भी जोड़ सकते हैं, दिष्ट धारा से। अब देखिए दोस्तों ये तो आपके पास में परिपथ बन गया है श्रेणी क्रम। इसकी विशेषता क्या होती है इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। दोस्तों क्लास को लास्ट तक देखना, इसके बारे में हर एक पॉइंट बारीकी से बताया जाएगा आपको। अब देखो इसकी विशेषता क्या है, श्रेणी संयोजन की पहली जो विशेषता आती है वो क्या आती है, परिपथ के अंदर यदि मान लीजिए कुल प्रतिरोध हमारे को ज्ञात करना है तो वो किस तरह से ज्ञात करना है। देखिए पहला पॉइंट आ रहा है श्रेणी संयोजन के अंदर कुल रेजिस्टेंस, कुल प्रतिरोध। कुल प्रतिरोध हम किस तरह से ज्ञात करेंगे दोस्तों, श्रेणी संयोजन के अंदर कुल रेजिस्टेंस ज्ञात करने के लिए जो सूत्र बनता है हमारे पास में वो बनता है RT। दोस्तों RT का मतलब क्या रहेगा, रेजिस्टेंस टोटल, ठीक है। RT बराबर है R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस RN। दोस्तों अभी हमारे पास में यहाँ पे 3 प्रतिरोध है तो इन तीनों का मान ज्ञात करने के लिए यह सूत्र हमारे पास में 3 तक आ गया है। अभी दिमाग में कंफ्यूज होगा कि इस RN का मतलब क्या है। देखिए N का मतलब है आपके पास में R का मतलब आपके पास में प्रतिरोध और N का मतलब आपके पास में नंबरों की संख्या, नंबरों की संख्या।
आपके पास में कितने प्रतिरोध है उन सभी की संख्या रहेगी। आर का मतलब क्या है, प्रतिरोधों का मान लेना है आपके पास में कि कितना मान का प्रतिरोध है। तो देखिए दोस्तों, कुल प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए हमारे पास में सूत्र बन गया कौन सा, आर टी बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। आगे देखिए इसके बारे में, श्रेणी संयोजन के अंदर यदि मान लीजिए सभी प्रतिरोध समान मान के आ जाए तो कुल प्रतिरोध किस तरह से ज्ञात करना है। क्वेश्चन देता है कभी कभी कि श्रेणी संयोजन के अंदर 100 प्रतिरोध है तो उसमें से प्रत्येक प्रतिरोध का मान कितना है जी, आपके पास में 5 ओम है, तो परिपथ के अंदर कुल प्रतिरोध कितना होगा। अब देखो आपको ऐसा तो करना है नहीं कि R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5 प्लस R6 प्लस R7। एग्जाम के अंदर ऐसा तो करना नहीं है, क्योंकि 100 तक हम लिखेंगे इसको तो कितना टाइम खराब हो जाएगा। फिर 100 तक की संख्या लिखनी है, कैसे, एक प्रतिरोध का मान कितना है जी, 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5, 100 तक ये लिखेंगे, 100 तक ये लिखेंगे, तो एग्जाम के अंदर एक ही क्वेश्चन हल होगा, दूसरा नहीं होगा। तो देखिए सभी प्रतिरोध समान मान के आ जाए तो कुल प्रतिरोध कैसे ज्ञात करना है। अभी देखिए आप, सभी प्रतिरोध समान मान के हो तो कुल प्रतिरोध R इंटू N सूत्र द्वारा ज्ञात किया जाता है। दोस्तों R का मतलब है एक प्रतिरोध का मान, एक प्रतिरोध का मान। N का मतलब आपके पास में प्रतिरोधों की संख्या, प्रतिरोधों की संख्या। अब देखिए दोस्तों, यदि श्रेणी क्रम के अंदर आपके पास में मैंने बताया है कि 100 प्रतिरोध है, कितने प्रतिरोध है जी, 100 प्रतिरोध है, एक प्रतिरोध का मान कितना दे रखा है आपको, 5 ओम दे रखा है, तो उस परिपथ के अंदर कुल प्रतिरोध कितना होगा। तो देखिए हमारे पास में सूत्र है क्या, R इंटू N। R का मतलब क्या है, एक प्रतिरोध का मान, एक प्रतिरोध का मान कितना है आपके पास में, 5 ओम है। इसके बाद में देखो प्रतिरोध की संख्या कितनी है, N का मतलब क्या है, प्रतिरोधों की संख्या कितनी है जी, प्रतिरोधों की संख्या 100 है। कुल प्रतिरोध कितना आया हमारे पास में, 500 ओम आ गया है। कोई दिक्कत है दोस्तों। अब देखिए श्रेणी संयोजन के अंदर अभी मैंने 2 सूत्र बताए आपको कि यदि आपके पास में अलग अलग मान के प्रतिरोध है तो यह वाला सूत्र आपके काम करेगा। ठीक है दोस्तों, यदि आपके पास में समान मान के प्रतिरोध है तो ये वाला सूत्र भी काम करेगा और इसके अतिरिक्त ये वाला सूत्र भी काम करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। असमान मान के लिए आपके पास में केवल एक सूत्र काम करेगा और समान मान के लिए आप इन दोनों का प्रयोग कर सकते हो, लेकिन इसकी तुलना में आपके पास में समान मान के लिए ये वाला क्या रहेगा, इजी रहेगा। आगे देखिए श्रेणी परिपथ की विशेषता क्या है। दोस्तों ये दोनों सूत्र आपके पास में आ गए हैं। अब इन सूत्रों से हम आगे प्रत्यक्ष में आपको बता रहे हैं कि वास्तव में ये विशेषता इसके लिए लागू हो रही है क्या। जैसा कि मान लीजिए अभी आपके पास में ये सूत्र है, अगली जो विशेषता आ रही है वो ये है कि श्रेणी संयोजन के अंदर जो कुल रेजिस्टेंस होता है, कुल प्रतिरोध जो होता है वो सबसे अधिक मान के प्रतिरोध से भी क्या होता है जी, अधिक होता है। देखिए दोस्तों ये मेरे कहने से मत मानो आप, अभी आपके सामने सूत्र के अनुसार मान आएगा कि श्रेणी क्रम में वास्तव में जो कुल प्रतिरोध है वो सबसे अधिक मान से भी अधिक प्राप्त हो रहा है। ठीक है दोस्तों, अगली विशेषता देखो आप, इस वाले पॉइंट को भी मैं हटा देता हूं यहां से, और ये जो हमारा सूत्र है इसका श्रेणी संयोजन का, इसको मैं एक बार यहाँ पे रख देता हूं। आर टी बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। विशेषता हमारे पास में अगली कौन सी, कुल प्रतिरोध। कुल प्रतिरोध दोस्तों श्रेणी संयोजन की बात कर रहे हैं हम अभी। कुल प्रतिरोध सबसे अधिक मान से
भी अधिक प्राप्त होता है। मेरे कहने से मत मानना, अभी देखना आपके सामने आता है। मान लीजिए हमारे पास में पहले इस पंक्ति को देखो दोस्तों, कुल प्रतिरोध सबसे अधिक मान से भी अधिक प्राप्त होता है। अभी मैं श्रेणी संयोजन के अंदर हमारे पास में कितने प्रतिरोध है जी, 3 प्रतिरोध है, और इनके मैं मान रख रहा हूं, जो मान सबसे अधिक होगा उससे भी अधिक कुल प्रतिरोध आएगा। जैसा कि हमारे पास में एक प्रतिरोध ये है, इसको मैंने रख दिया कितने ओम का, 2 ओम का। अगला प्रतिरोध कितना है जी, 3 ओम का रख दिया मैंने, और अगला प्रतिरोध कितना है, 4 ओम का। मेरे कहने से मत मानना, अभी आपके पास में कुल प्रतिरोध 4 ओम से तो ज्यादा प्राप्त होगा। अब देखो हमारे पास में 3 प्रतिरोध है, एक 2 ओम का है, एक 3 ओम का है, एक 4 ओम का है। तो अब इस परिपथ के अंदर हमारे को क्या करना है, कुल प्रतिरोध ज्ञात करना है। और श्रेणी संयोजन में अलग अलग मान के प्रतिरोध हो तो हम कुल प्रतिरोध कैसे ज्ञात करेंगे, RT बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 के द्वारा। देखिए RT बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। R1 का मान कितना है, RT बराबर R1 का मान है हमारे पास में 2 ओम, R2 का मान कितना है, 3 ओम, R3 का मान कितना है, 4 ओम। RT बराबर क्या होगा हमारे पास में, 2 प्लस 3 प्लस 4, 4 और 3 7 प्लस 2 कितने हो गए जी, 9 ओम। श्रेणी संयोजन की विशेषता थी कि कुल रेजिस्टेंस सबसे अधिक मान से भी अधिक प्राप्त होगा। सबसे अधिक मान का प्रतिरोध कौन सा हमारे पास में, 4 ओम, और कुल प्रतिरोध कितना प्राप्त हुआ हमारे पास में, 4 ओम से भी ज्यादा। वो कितना मान आया हमारे पास में, 9 ओम। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसकी अगली विशेषता क्या है। उससे पहले इसके बारे में क्वेश्चन कैसे पुटअप करता है कि एक श्रृंखला संयोजन की, फिर से मैं कह रहा हूं श्रृंखला का मतलब होता है श्रेणी या सीरीज। एक श्रृंखला संयोजन में कुल प्रतिरोध प्राप्त होता है, सबसे कम मान से कम प्राप्त होता है, सबसे अधिक मान से भी अधिक प्राप्त होता है, ए व बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो आपको क्या करना है दोस्तों, सबसे अधिक मान से भी अधिक प्राप्त होता है। अब जैसे समझे दूसरे तरीके से कैसे कि एक श्रेणी संयोजन के अंदर 2 ओम 3 ओम और 4 ओम के प्रतिरोध संयोजित है, तो परिपथ के अंदर कुल प्रतिरोध कितना होगा। पहला ऑप्शन है क्या, 2 ओम से कम है, 2 ओम से कम है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन क्या दे रहा है, 4 ओम है। तीसरा ऑप्शन क्या दे रहा है, 4 ओम से अधिक, 4 ओम से अधिक। तीसरा ऑप्शन, इसके बाद में चौथा ऑप्शन क्या दे रहा है आपको, जैसा कि दे सकता है 4 ओम से कम। तो दोस्तों आपके पास में मैंने अभी बताया है, लिखने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्टली क्या करना है आपको। देखो श्रेणी संयोजन की विशेषता है कि कुल प्रतिरोध सबसे अधिक मान से भी अधिक प्राप्त होता है। सबसे अधिक मान कौन सा है, 4 ओम का। 2 ओम से कम है नहीं होगा, 4 ओम है। 4 मैंने बताया था कि सबसे अधिक मान से अधिक ही होगा। ठीक है, 4 ओम से अधिक और 4 ओम से कम है, तो कौन सा आंसर सही रहेगा इसमें, 4 ओम से भी अधिक है। आगे देखिए दोस्तों, श्रेणी संयोजन की अगली जो विशेषता हमारे पास में वो क्या है, अगली विशेषता ये आ रही है कि श्रेणी संयोजन के अंदर यदि अतिरिक्त प्रतिरोध और जोड़ दे तो प्रतिरोध के मान पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा। ये परिपथ है, इसके अंदर एक प्रतिरोध और जोड़ दे तो कुल प्रतिरोध के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए दोस्तों, कुल प्रतिरोध है आपका वो बढ़ेगा, मेरे कहने से नहीं मानना है। अभी देख लेते हैं इसको कि बढ़ता ही है क्या वास्तव में। तो चलो दोस्तों आगे श्रेणी संयोजन की अगली विशेषता है, लिख लेते हैं यहीं पे ही। श्रेणी संयोजन में अतिरिक्त प्रतिरोध जोड़ने पर कुल प्रतिरोध बढ़ता है, कुल प्रतिरोध बढ़ता है। देखते हैं अभी
अभी हमारे पास में 3 प्रतिरोध है, एक प्रतिरोध और जोड़ लेते हैं इसके आगे। देखिए दोस्तों, एक प्रतिरोध आपके पास में ये और जुड़ गया इसके साथ में, और इसको मान लेते हैं हम कितने ओम का, 4 की जगह 6 ओम का रख लेते हैं। दोस्तों इस परिपथ की एक ही विशेषता मैं बता देता हूं अभी आपको कि इसके अंदर कुल प्रतिरोध अब की बार 4 ओम से अधिक नहीं 6 ओम से भी अधिक प्राप्त होगा। अब देखिए, श्रेणी संयोजन में अतिरिक्त प्रतिरोध जोड़ने पर कुल प्रतिरोध बढ़ता है। पहले हमारे पास में कुल प्रतिरोध कितना आया था, 9 ओम है, ठीक है दोस्तों। अब की बार हमने इसके अंदर एक 6 ओम का प्रतिरोध और जोड़ दिया है, तो ये तो कन्फर्म है कि कुल प्रतिरोध अब की बार 9 ओम से ज्यादा आएगा। चलो देख लेते हैं अभी। RT बराबर सूत्र होता है क्या, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। अब देखिए RT बराबर है, R1 का मान कितना है, 2 ओम है, R2 का मान कितना है, 3 ओम है, R3 का मान कितना है, 4 ओम है, और R4 का मान कितना है, इसको यहाँ पे देते हैं R4, इसका मान कितना है, 6 ओम है। RT बराबर कितना हो जाएगा, 6 प्लस 4 10 प्लस 3 13 प्लस 2 कितने हो गए दोस्तों, 15 ओम। दोस्तों मैंने कहा था श्रेणी संयोजन में कुल प्रतिरोध सबसे अधिक मान से अधिक प्राप्त होता है, 6 ओम से ज्यादा प्राप्त हो गया है। श्रेणी संयोजन में अतिरिक्त प्रतिरोध जोड़ने पर कुल प्रतिरोध जो होता है आपके पास में वो बढ़ता है। जब हमारे पास में परिपथ यहां तक था तो कुल प्रतिरोध कितना है हमारे पास में, 9 ओम। इस परिपथ को हम आगे और बढ़ा दिए, इसके अंदर एक प्रतिरोध और जोड़ दिया, तो कुल प्रतिरोध कितना प्राप्त हुआ हमारे को, 15 ओम है। दोस्तों दोनों बातें सिद्ध हो गई है कि श्रेणी संयोजन में अतिरिक्त प्रतिरोध जोड़ते हैं तो कुल प्रतिरोध हमेशा बढ़ता है। आगे देखिए अभी, अब बात आती है कि श्रेणी संयोजन के अंदर सभी प्रतिरोध समान मान के कर दिए जाए तो कुल प्रतिरोध क्या होगा, घटेगा, बढ़ेगा, कितना प्राप्त होगा। तो इसका भी एक प्रश्न हल कर लेते हैं हम अभी। जैसा कि मान तो श्रेणी संयोजन की विशेषता है समान मान के हो या असमान मान के हो, कुल प्रतिरोध हमेशा बढ़ेगा तो बढ़ेगा। इसके अतिरिक्त और अतिरिक्त प्रतिरोध जोड़ेंगे श्रेणी संयोजन में तो भी कुल प्रतिरोध बढ़ेगा। अब समान मान के ले लेते हैं इन सभी को एक बार। जैसा कि ये 2 ओम का है, इसकी जगह इन सभी की जगह हम समान मान के प्रतिरोध रख लेते हैं। ये 4 ओम का है, ये 6 ओम का है, इनकी जगह मान परिवर्तित कर देते हैं एक बार। 5-5 ओम के कर देते हैं दोस्तों सभी को। 5 ओम का है ये भी 5 ओम का है, ये भी 5 ओम का है, और ये भी 5 ओम का है। अब देखिए दोस्तों, सभी समान मान के प्रतिरोध है। क्वेश्चन क्या बन रहा है इसके अंदर, श्रेणी संयोजन में श्रृंखला कर लो दोस्तों, श्रृंखला संयोजन में 4 प्रतिरोध संयोजित है, प्रत्येक का मान 5 ओम है, तो तुल्य प्रतिरोध कितना होगा। तुल्य का मतलब भी क्या है दोस्तों, कुल प्रतिरोध। देखिए दोस्तों, मैंने बताया था कि श्रेणी संयोजन के अंदर यदि सभी प्रतिरोध समान मान के हैं तो कुल प्रतिरोध कैसे ज्ञात करेंगे, और उसके लिए मैंने सूत्र बताया था आपको, R × N। R का मतलब क्या है, एक प्रतिरोध का मान लेना है, और N का मतलब क्या लेना है, प्रतिरोधों की संख्या। एक प्रतिरोध का मान है, N का मतलब क्या लेना है, प्रतिरोधों की संख्या। अब देखिए दोस्तों, एक प्रतिरोध का मान कितना है हमारे पास में, 5 ओम है। इसके अतिरिक्त प्रतिरोधों की संख्या कितनी है हमारे पास में, 4 है, बराबर कितना हो गया है, 20 ओम है। अब देखिए इसको हमें इस सूत्र के द्वारा भी ज्ञात करते हैं तो भी हमारे पास में 20 ओम ही प्राप्त होगा। कैसे, RT बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5, RT बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 20 ओम। ये लो,
तो देखिए दोस्तों, श्रेणी संयोजन की भी मैंने विशेषता बताई है कि इसके अंदर जो कुल प्रतिरोध है आपके पास में वो क्या होगा, हमेशा जुड़ने वाले स्वभाव का होता है, अर्थात कुल जो प्रतिरोध होता है वो हमेशा आपके इन सभी का क्या होगा, योग होगा। श्रेणी संयोजन में अतिरिक्त प्रतिरोध जोड़ दे तो कुल प्रतिरोध के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, बढ़ेगा। सभी समान मान के प्रतिरोध हो तो कुल प्रतिरोध हम किस तरह से ज्ञात करेंगे। इसके बाद में अगली विशेषता आती है दोस्तों, क्या, श्रेणी संयोजन के अंदर यदि मान लीजिए आपके पास में, देखो दोस्तों, आपके पास में लैंप भी एक प्रतिरोध है, वैद्युतिक फ्रेश भी एक प्रतिरोध है, हीटर भी एक प्रतिरोध है, अर्थात मैंने पहले बता दिया था ऐसा कोई तार नहीं जिसका आर नहीं, सभी के अंदर प्रतिरोध पाया जाता है। अब ये श्रेणी संयोजन हमारे पास में, इनको मैं हटा देता हूं एक बार। अब देखो इस परिपथ को मैं दोबारा से बना देता हूं। चलो, श्रेणी संयोजन की एक मुख्य विशेषता और आ रही है आपके सामने। ये श्रेणी संयोजन है, मान लीजिए दोस्तों, इसकी विशेषता आप और भी ले सकते हो, अलग अलग तरीके से इसकी डेफिनेशन ले सकते हो। पहले हम विशेषता की बात करते हैं कि श्रेणी संयोजन के अंदर यदि मान लीजिए आपके पास में एक प्रतिरोध ओपन हो जाए तो उस परिपथ के अंदर क्या प्रभाव पड़ेगा। यहां से आपके पास में क्या जा रही है दोस्तों, सप्लाई जा रही है। चलो, सप्लाई यहां से प्रारंभ होकर के अपना परिपथ ऐसे पूर्ण बना रही है। अब देखिए दोस्तों, आपके पास में जैसा कि ये यहां से सप्लाई आकर के इसके पास में आएगी, उसके बाद में इसके पास में आएगी। अब देखिए दोस्तों, जैसा कि आपके पास में ये, इसको मान लीजिए आप कोई लैंप है, क्या है आपका, ये लैंप है, ये भी लैंप है और ये भी लैंप है। इस लैंप का फिलामेंट क्या हो गया है जी, जल गया है। इसका तंतु क्या हो गया है, जल गया है, अर्थात ये यहाँ से आपका कट हो गया है इसके अंदर। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से विद्युत धारा प्रवाहित होकर के यहाँ आकर के रुक जाइए, इसके पास में नहीं जा रही है। इसी तरह से हम इस परिपथ के बारे में क्या कह सकते हैं कि श्रेणी संयोजन में यदि एक परिपथ ओपन हो जाए, एक प्रतिरोध ओपन हो जाए, ओपन का मतलब क्या है, खुल जाए, तो उस परिपथ के अंदर क्या प्रभाव पड़ेगा दोस्तों, उस परिपथ के अंदर आपके उपकरण कार्य नहीं करेंगे। क्या करेंगे, उपकरण कार्य नहीं करेंगे। अर्थात हम कह सकते हैं कि श्रेणी संयोजन के अंदर यदि एक परिपथ ओपन हो जाए या एक प्रतिरोध ओपन हो जाए, एक उपकरण खराब हो जाए तो बाकी शेष उपकरण भी कार्य नहीं करते हैं। तो लिख देते हैं यहाँ पे विशेषता इसकी, यदि श्रेणी संयोजन में, यदि श्रृंखला संयोजन में एक प्रतिरोध ओपन हो जाए, ओपन का मतलब क्या है, खुल जाए, ओपन हो जाए, तो संपूर्ण परिपथ कार्य नहीं करेगा। दोस्तों, सुमन टेक्निकल क्लासेज रट्टाती नहीं है, सिखाती है। और मैंने पहले आपको बता भी दिया था कि एक ओपन परिपथ की विशेषता क्या होती है जी, ओपन परिपथ के अंदर प्रतिरोध का मान क्या हो जाता है, अनंत हो जाता है, और विद्युत धारा का मान क्या हो जाता है जी, शून्य हो जाता है। देखिए दोस्तों, आपके पास में इस लैंप के पास में विद्युत धारा नहीं आ रही है। यदि इसके पास में विद्युत धारा नहीं आ रही है तो ये प्रकाशित नहीं होगा, और विद्युत धारा का ये एक प्रभाव होता है। तो दोस्तों, ओपन परिपथ हो गया है तो इसके अंदर प्रतिरोध का मान क्या हो गया है, इन्फिनिटी हो गया है, अनंत हो गया है जी, ठीक है ना। और धारा प्रवाह का मान क्या हो गया, इसके अंदर शून्य हो गया है। और मैंने बताया भी था, जहां पे प्रतिरोध का मान बढ़ता है, आर का मान बढ़ता है, वहां पे धारा का मान क्या हो जाता है जी, घट जाता है। आपके ओपन परिपथ के अंदर किसी कारण से श्रेणी परिपथ के अंदर एक लैंप खराब हो जाता है तो वो ओपन हो जाता है, और ओपन होने के कारण से आपके परिपथ के अंदर धारा प्रवाहित नहीं होती है। आगे देखिए दोस्तों, श्रेणी संयोजन की विशेषता और क्या है। श्रेणी संयोजन के अंदर जैसा कि मैंने अभी बताया आपको कि प्रतिरोध ओपन हो जाए तो संपूर्ण परिपथ कार्य नहीं करता है। इसके आगे जो विशेषता है श्रेणी संयोजन की वो ये है दोस्तों कि इस संयोजन के अंदर, श्रृंखला संयोजन के अंदर हमारे पास में जो धारा होती है, श्रृंखला संयोजन में धारा का मान है सभी प्रतिरोधों में
समान होता है। दोस्तों इसकी विशेषता है श्रेणी संयोजन की, आपके पास में अलग अलग मान के प्रतिरोध रहेंगे तो भी उसके अंदर से प्रवाहित जो धारा होगी वो क्या रहेगी, समान रहेगी। दोस्तों इसके लिए भी हम आपको यहाँ पे प्रत्यक्ष में क्वेश्चन हल करके बताएंगे कि वास्तव में सभी प्रतिरोधों में धारा का मान समान होता है क्या। वैसे हम पढ़ते ये है कि अलग अलग मान के प्रतिरोध है तो उनके अंदर धारा का मान अलग अलग प्रवाहित होता है दोस्तों, लेकिन श्रेणी संयोजन के अंदर जो सभी प्रतिरोध होते हैं उन सभी के अंदर I का मान क्या रहेगा, समान रहेगा। अब आपके दिमाग में कंफ्यूज है कि समान कैसे रहेगा, दोस्तों चैनल के साथ बने रहिए, हम आपको क्वेश्चन हल करके बताएंगे। आगे देखिए दोस्तों, श्रेणी संयोजन जो होता है, सीरीज क्रम जो होता है, उसके अंदर प्रत्येक प्रतिरोध में वोल्टेज का मान अलग अलग होता है, अलग होता है। दोस्तों श्रेणी संयोजन जो होता है, जैसे ये प्रतिरोध हमारे पास में एक ये है, इन तीनों के अंदर जो आपके पास में वोल्टेज का मान रहेगा वो प्रत्येक प्रतिरोध में क्या रहेगा, अलग अलग रहेगा। कौन से परिपथ में, श्रेणी संयोजन में। तो दोस्तों श्रेणी संयोजन की विशेषता क्या हो गई है कि श्रेणी संयोजन के अंदर सबसे पहले यदि मान लीजिए हम डेफिनेशन की बात करते हैं तो डेफिनेशन क्या आती है, इसके अंदर डेफिनेशन ये आती है कि सभी प्रतिरोधों के असमान सिरे एक दूसरे से जुड़ते हैं। इसके अतिरिक्त दूसरी परिभाषा और ले सकते हो आप, जैसा कि पहली परिभाषा ये लिखी हुई है, दूसरी परिभाषा क्या है, पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा, पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़े, और यह क्रम आगे से आगे चले तो उसे श्रेणी संयोजन कहते हैं। दोस्तों पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से, दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से, तीसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा चौथे प्रतिरोध के पहले सिरे से, और चौथे प्रतिरोध का दूसरा सिरा पांचवें प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़े, और ये क्रम आगे से आगे चलता जाए तो उसे भी हम क्या कहेंगे, श्रेणी संयोजन या सीरीज क्रम कहते हैं। अगली विशेषता क्या थी, श्रेणी संयोजन के अंदर हम कुल प्रतिरोध RT बराबर R1 प्लस R2, RT बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 से ज्ञात कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त है श्रेणी संयोजन के अंदर यदि सभी प्रतिरोध समान मान के हो तो R इंटू N के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। श्रेणी संयोजन की अगली विशेषता क्या थी, श्रेणी संयोजन के अंदर कुल प्रतिरोध हमेशा क्या होता है, सबसे अधिक मान से भी अधिक प्राप्ति होता है। अगली विशेषता क्या है श्रेणी संयोजन की, श्रेणी संयोजन में और प्रतिरोध जोड़ दे अतिरिक्त तो कुल प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ता है। श्रेणी संयोजन की अगली विशेषता मैंने बताई आपको कि श्रेणी संयोजन के अंदर जो कुल धारा होती है वो सभी प्रतिरोधों के अंदर क्या रहती है, समान रहती है। अर्थात प्रत्येक प्रतिरोध के अंदर श्रेणी संयोजन में धारा का मान क्या होता है, समान होता है। आपके पास में श्रेणी संयोजन के अंदर जो प्रत्येक प्रतिरोध में वोल्टेज होती है वो क्या होती है, आपके पास में अलग अलग होती है। अर्थात श्रेणी संयोजन के अंदर जो धारा का सूत्र रहेगा वो क्या रहेगा, IT बराबर I1 बराबर I2 बराबर I3 बराबर I4 रहेगा। श्रेणी संयोजन के अंदर वोल्टेज VT कुल वोल्टेज क्या रहेगा, V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 रहेगा। दोस्तों चैनल के साथ बने रहिए,
आने वाली जो क्लास है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी आपके लिए। श्रेणी संयोजन के बारे में अध्ययन करेंगे। मैंने पहले ही कह दिया था कि क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा, आप चैनल के साथ बने रहिए। कल वाली आने वाली जो क्लास है उसके अंदर आपके पास में दोस्तों क्या प्रत्येक प्रतिरोध में धारा का मान समान होता है श्रेणी संयोजन में, हम आपको प्रत्यक्ष में यहाँ पे बताएंगे। प्रत्येक प्रतिरोध में धारा का मान समान रहेगा। श्रेणी संयोजन के अंदर कुल जो वोल्टेज रहेगी वो सभी प्रतिरोधों की वोल्टेज जुड़ करके कुल वोल्टेज के तुल्य आएगी। हम आपको यहाँ पे हल करके बताएंगे दोस्तों। इसके अतिरिक्त श्रेणी संयोजन के अंदर जो शक्ति होती है वो भी आपको एक नहीं दो सूत्रों से, दो से नहीं 3 सूत्रों से निकाल करके आपको यहाँ पे बताएंगे दोस्तों। चैनल के साथ बने रहिए।